आज हम पावर ऑफ अटॉर्नी से संबंधित लॉ को डिटेल में समझेंगे। पावर ऑफ अटॉर्नी का लॉ मुख्य रूप से पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 में दिया गया है। इस एक्ट में बताया गया है पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे एग्जीक्यूट होती है, उसका लीगल इफेक्ट क्या होता है, लायबिलिटी, ड्यूरेशन, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और अन्य इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजंस क्या है। अब एक एक सेक्शन को प्रोफेशनली समझते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 2, एग्जीक्यूशन अंडर पावर ऑफ अटॉर्नी। इस सेक्शन में कहा गया है कि जिस व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है यानी डोनी, वह डोनर की अथॉरिटी से अपने नाम और सिग्नेचर से डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट कर सकता है और ऐसा एग्जीक्यूशन लॉ में उतना ही वैलिड माना जाएगा जैसा डोनर ने खुद एग्जीक्यूट किया हो। इस सेक्शन का मेन पर्पस एग्जीक्यूशन प्रोसेस को लीगली रिकॉग्नाइज करना है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिए। अगर कोई एनआरआई इंडिया नहीं आ सकता और उसने अपने फादर को पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है तो फादर उसकी तरफ से सेल डीड एग्जीक्यूट कर सकता और वह एग्जीक्यूशन लीगली वैलिड माना जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, पेमेंट बाय अटॉर्नी अंडर पावर विदाउट नोटिस ऑफ डेथ। सेक्शन में गुड फेथ प्रोटेक्शन दी गई है। लॉ कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पर बोनाफाइड पेमेंट करता है या कोई एक्ट करता है तो वह लायबल नहीं होगा, भले ही डोनर की डेथ हो चुकी हो, डोनर अनसाउंड माइंड हो गया हो, इंसॉल्वेंट हो गया हो या पावर रिवोक हो चुकी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिस व्यक्ति ने पेमेंट या एक्ट किया उसे इन फैक्ट्स की जानकारी नहीं होनी चाहिए। अगर उसे डेथ, रेवोकेशन, इंसॉल्वेंसी या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की नॉलेज नहीं थी तो उसका एक्ट प्रोटेक्टेड रहेगा। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिए। मान लीजिए बायर ने ऑनेस्टली पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर से प्रॉपर्टी परचेज कर ली। बाद में पता चला कि प्रिंसिपल की डेथ ट्रांजैक्शन से पहले हो चुकी थी। अगर बायर को डेथ की जानकारी नहीं थी तो लॉ उसे प्रोटेक्शन दे सकता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, डिपॉजिट ऑफ ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएटिंग पावर ऑफ अटॉर्नी। सेक्शन 4 को अलग अलग क्लोजेस में डिवाइड किया गया है। अब हर क्लोज को सेपरेटली समझते हैं। सबसे पहले आता है क्लोज ए। क्लोज ए कहता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्रिएट करने वाला इंस्ट्रूमेंट हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिपॉजिट किया जा सकता है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन वेरीफाई होनी चाहिए। और वेरिफिकेशन कैसे होगी? वो होगी एफिडेविट से, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन से या अदर सफिशिएंट एविडेंस से की जा सकती है। यानी कोर्ट पहले ये सेटिस्फाई करेगी कि डॉक्यूमेंट जेन्युइनली एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं, इसके बाद डॉक्यूमेंट डिपॉजिट किया जा सकता है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने ब्रदर को जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। अब फ्यूचर डिस्प्यूट अवॉइड करने के लिए वह ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट कोर्ट में डिपॉजिट करवा सकता है, लेकिन उससे पहले एग्जीक्यूशन प्रूफ देना पड़ेगा। अब आते हैं क्लोज बी पर। क्लोज बी कहता है कि ऐसे डिपॉजिटेड इंस्ट्रूमेंट्स की सेपरेट फाइल मेंटेन की जाए। कोई भी व्यक्ति उस फाइल को सर्च कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है और सर्टिफाइड कॉपी भी प्राप्त कर सकता है। इस क्लोज का पर्पस ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए। अगर किसी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में डाउट हो कि पावर ऑफ अटॉर्नी जेन्युइन है या नहीं तो इंटरेस्टेड पर्सन क्या कर सकता है? कोर्ट रिकॉर्ड इंस्पेक्ट कर सकता है। अब आते हैं क्लोज सी पर। क्लोज सी कहता है कि डिपॉजिटेड इंस्ट्रूमेंट की कॉपी कोर्ट ऑफिस में प्रेजेंट की जा सकती है और जब
उस कॉपी पर सर्टिफाइड मार्किंग या स्टाम्प लगा दिया जाता है, तब वह सर्टिफाइड कॉपी बन जाती है। यानी कोर्ट ऑफिशियली सर्टिफाई करती है कि यह कॉपी डिपॉजिटेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ट्रू कॉपी है। अब आते हैं क्लोज डी पर। क्लोज डी बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंशियरी प्रोविजन है। यह कहता है कि डिपॉजिटेड इंस्ट्रूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी बिना फर्दर प्रूफ के सफिशिएंट एविडेंस मानी जाएगी। यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हर बार प्रोड्यूस करना जरूरी नहीं होगा। सर्टिफाइड कॉपी इटसेल्फ एविडेंस के रूप में एक्सेप्टेबल होगी। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। अगर ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी लॉस्ट हो गई हो लेकिन सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट रिकॉर्ड में अवेलेबल हो तो वह सर्टिफाइड कॉपी एविडेंस के रूप में प्रोड्यूस की जा सकती है। अब आते हैं क्लोज ई पर। क्लोज ई हाई कोर्ट को रूल मेकिंग पावर देता है। हाई कोर्ट प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर सकती है, रूल्स फ्रेम कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्करेंस से फीस प्रिस्क्राइब कर सकती है। यानी डिपॉजिट फी, इंस्पेक्शन फी, सर्टिफाइड कॉपी फी हाई कोर्ट रूल्स के अनुसार रेगुलेट की जा सकती है। अब आते हैं क्लोज एफ पर। क्लोज एफ जो है वो रिपील हो चुका है, इसलिए ये ऑपरेटिव नहीं है। अब आते हैं क्लोज जी पर। क्लोज जी कहता है कि यह सेक्शन उन इंस्ट्रूमेंट्स पर भी अप्लाई करेगा जो इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले एग्जीक्यूट हुए थे और उन पर भी अप्लाई करेगा जो एक्ट लागू होने के बाद एग्जीक्यूट हुए। यानी सेक्शन 4 रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव दोनों प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स पर लागू हो सकता है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर। पावर ऑफ अटॉर्नी ऑफ मैरिड वुमेन। इस सेक्शन का मेन पर्पस ये क्लैरिफाई करना है कि मैरिड वुमेन भी लीगली पावर ऑफ अटॉर्नी को एग्जीक्यूट कर सकती है। पुराने समय में क्या होता था, मैरिड वुमेन की लीगल कैपेसिटी को लेकर कई रिस्ट्रिक्शंस मानी जाती थी, इसलिए यह प्रोविजन स्पेसिफिकली बनाया गया ताकि यह क्लियर हो सके कि मैरिड वुमेन भी अपने बिहाफ पर अटॉर्नी अपॉइंट कर सकती है। सो सेक्शन 5 कहता है कि फुल एज की मैरिड वुमेन अनमैरिड वुमेन की तरह ही पावर ऑफ अटॉर्नी को एग्जीक्यूट कर सकती है। और यहां फुल एज का मतलब है मेजर होना। यानी अगर मैरिड वुमेन लीगली मेजर है तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकती है। उसे सिर्फ मैरिड होने की वजह से किसी एडिशनल परमिशन की जरूरत नहीं होती। अब सेक्शन में नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट शब्द यूज किया गया है। इसका मतलब है ऐसा डॉक्यूमेंट जो विल ना हो, क्योंकि विल डेथ के बाद ऑपरेट करती है जबकि पावर ऑफ अटॉर्नी लाइफ टाइम के दौरान अथॉरिटी देती है। इसलिए सेक्शन 5 स्पेसिफिकली नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट्स की बात करता है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए। अगर कोई मैरिड वुमेन अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहती है, लीज एग्जीक्यूट करना चाहती है, बैंक रिलेटेड वर्क करवाना चाहती है या किसी लिटिगेशन में रिप्रेजेंटेशन देना चाहती है, तो वह किसी ट्रस्टेड पर्सन को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकती है, जैसे कि हस्बैंड, ब्रदर, एडवोकेट, सन या किसी अदर ट्रस्टेड पर्सन को। अब इसका लीगल इफेक्ट क्या होगा? जिस अटॉर्नी को अथॉरिटी दी गई है वह मैरिड वुमेन की तरफ से वही एक्ट्स परफॉर्म कर सकता है जो वह खुद लीगली कर सकती थी, लेकिन अटॉर्नी को सिर्फ वही पावर्स मिलेंगी जो डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिकली दी गई हो। अब एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट, अगर मैरिड वुमेन खुद लीगली कोई एक्ट नहीं कर सकती तो वह वही एक्ट अटॉर्नी के थ्रू भी नहीं करवा सकती, क्योंकि अटॉर्नी प्रिंसिपल से ज्यादा पावर्स एक्वायर नहीं कर सकता। अब सिंपल कंक्लूजन समझिए। सेक्शन 5 मैरिड वुमेन की इंडिपेंडेंट लीगल कैपेसिटी को रिकॉग्नाइज करता है और उसे यह अधिकार देता है कि वह अपनी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति को लॉफुल एक्ट्स परफॉर्म करने की अथॉरिटी
दे सके। अब आते हैं ड्यूरेशन पर। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी सामान्य तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक उसे एक्सप्रेसली रिवोक ना कर दिया जाए, किसी पार्टी की डेथ ना हो जाए या उसकी टर्म्स से उसकी ड्यूरेशन लिमिटेड ना हो। लेकिन स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी अलग होती है। स्पेशल पावर किसी स्पेसिफिक एक्ट, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए दी जाती है और जैसे ही वह एक्ट कंप्लीट हो जाता है वह पावर ऑटोमेटिकली डिटरमाइन हो जाती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ सेल डीड एग्जीक्यूट करने की अथॉरिटी दी गई थी तो सेल डीड एग्जीक्यूट होते ही वह अथॉरिटी समाप्त हो जाएगी। अब आते हैं स्टैम्प ड्यूटी पर। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी किसी ऐसे पर्सन के फेवर में एग्जीक्यूट की जाती है जो लीगल प्रैक्टिशनर नहीं है तो वह इंडियन स्टैंप एक्ट के आर्टिकल 50 क्लोज बी के तहत स्टैंप ड्यूटी के लिए लायबल हो सकती है। अब इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस समझते हैं। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी प्रॉपरली स्टैम्प नहीं है तो उसकी एडमिसिबिलिटी अफेक्ट हो सकती है, पेनल्टी लग सकती है और फ्यूचर लिटिगेशन क्रिएट हो सकते हैं। अब समझते हैं स्टैम्प एक्ट में पावर ऑफ अटॉर्नी की डेफिनेशन को। स्टैम्प एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज 21 में पावर ऑफ अटॉर्नी को डिफाइन किया गया है, लेकिन उस डेफिनेशन में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स एक्सक्लूड किए गए हैं जिन पर कोर्ट फी लॉ के तहत फी चार्ज होती है। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन पर। जनरली पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, लेकिन कुछ सिचुएशंस में रजिस्ट्रेशन आवश्यक हो सकता है। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी डोनी को डोनर की इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंट रियलाइज करने की अथॉरिटी देता है और वह बेनिफिट डोनी के ओन बेनिफिट के लिए हो तो ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 32 और 33 के कंटेक्स्ट में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हो सकती है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ ओनर की तरफ से रेंट कलेक्ट करने की अथॉरिटी दी गई है तो सिचुएशन अलग हो सकती है, लेकिन अगर रेंट कलेक्ट करके बेनिफिट खुद अटॉर्नी को मिलने वाला है तो रजिस्ट्रेशन इशू अराइज हो सकता है। इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी ड्राफ्ट करते समय नेचर ऑफ अथॉरिटी, पर्पस, ड्यूरेशन, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स, इन सभी एस्पेक्ट्स को केयरफुली एग्जामिन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डिफेक्टिव ड्राफ्टिंग, इनसफिशिएंट स्टैंपिंग, इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन या रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डिफेक्ट फ्यूचर लिटिगेशन और लीगल डिस्प्यूट्स क्रिएट कर सकते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को जानकारी लाभदायक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।